पिछले 10 सालों में रेपिटेडली क्वेश्चंस बनाए हैं, ऑपोनेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है तो आप बहुत इजीली विन कर सकते हैं। बोर्ड के दो वो फेवरेट चैप्टर्स जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं वो है, आपने सजाने के लिए नहीं ली है, एक अच्छा सा हाईलाइटर खरीदें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करते चले। या बेस्ड क्वेश्चन है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, वो सारे आपके येलो बॉक्स और एक्टिविटीज के थ्रू ही आते हैं। तो अगर आप क्लास 10 साइंस के अंदर 95 ऑन 100 ही नहीं बल्कि 100 ऑन 100 लाने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम बच्चे इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको पूरा चैप्टर पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगाने हैं, एनसीईआरटी से पढ़ना है कि रिफ्रेशर फॉलो करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, बायो के डायग्राम, केमिस्ट्री की इक्वेशंस को कैसे टैकल किया जाए। सिलेबस बहुत सारा होता है, ऊपर से बैकलॉग्स की तो अलग ही टेंशन होती है। तो इस वीडियो में मैं आंसर करूंगी आपके इन्हीं सभी क्वेश्चंस का और साथ में दूंगी साइंस के हर चैप्टर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से बोर्ड ने पिछले 10 सालों में रेपिटेडली क्वेश्चंस बनाए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू वी विल स्टार्ट विद द सेशन। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि एक स्टूडेंट मोस्टली क्या प्रॉब्लम फेस करता है साइंस को पढ़ते हुए। बायोलॉजी के डायग्राम्स की तो क्या ही बात करें, बिकॉज लेबलिंग के लिए इतने फ्रीक्वेंटली आते हैं और आधे लोग तो इसे बना ही नहीं पाते हैं। देन केमिस्ट्री के रिएक्शन और फिजिक्स के फॉर्मूला इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं याद करने के लिए कि हमें समझ में नहीं आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में उनको हम अप्लाई कैसे करें। फाइनली जिन दो प्रॉब्लम से हम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से डील करते हैं वो ये होती है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, ऊपर से हर टाइम बैकलॉग का अक्यूमुलेशन होता रहता है। तो अब इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है? मेरे पास आपके लिए एक 4 स्टेप स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जानना है अपने सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को। जब भी आप किसी लिए वॉर के लिए प्रिपेयर करते हैं तो अगर आपको अपने ओपोनेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता है तो आप बहुत इजीली विन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वही चीज टैकल करनी होगी। उसके बाद चाहिए हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जहां से बोर्ड ने हमेशा क्वेश्चंस बनाए हैं। अब ये आपको मैं दूंगी। फिर आपको जानना है मेरी स्ट्रैटेजी, जो कि मैं अभी आपके साथ कुछ मिनट्स में डिस्कस करने वाली हूं। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपके पूरे प्रिपरेशन को डिफाइन करता है वो है आप कितना अच्छा रिवीजन करते हैं, उसके बाद कितनी अच्छी प्रैक्टिसिंग करते हैं और कितना अच्छा आपका पेपर का प्रेजेंटेशन होता है। तो हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए तो मैं बता देती हूँ कि ओवरऑल पेपर जो होता है बच्चों वो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर जो है आपके 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होते हैं और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो कि आपके स्कूल के थ्रू जाते हैं, जिसके अंदर डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा स्कोर किया है स्कूल में और कितने टाइम पे आपने प्रोजेक्ट को सबमिट किया है। बाकी अगर मैं 80 मार्क्स की बात करूं तो हम इन 80 मार्क्स को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि है बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायो की अगर मैं बात करूं स्पेशली तो ये 30 मार्क्स की वेटेज रखता है आपके पेपर के अंदर विद 5 चैप्टर्स, राइट। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही सब्जेक्ट जो होते हैं 25 मार्क्स ईच आते हैं और हर ही सब्जेक्ट के अंदर जो है आपके पास 4 चैप्टर्स होते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि आपके बायो की वेटेज सबसे ज्यादा है तो इसको बिल्कुल भी आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। चलिए अब मैं बात कर लूंगी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिस्ट की जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है? बायोलॉजी के 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, ये आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर एनालिसिस के बाद ये बनाए गए हैं और अगर आप सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बने हुए हैं। अगर इन फ्यू चैप्टर्स में से भी मैं बात करूं, उन चैप्टर्स की जो हद से ज्यादा बोर्ड के फेवरेट हैं वो हैं लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। इनको आप बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये आपके टिप्स पे होना चाहिए एनी हाउ। चलते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ। केमिस्ट्री में चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर से मैंने एनालिस्ट कर दिए हैं एंड आई विल रिपीट माई सेल्फ कि ये प्रॉपर एनालिसिस के बाद बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगेन बोर्ड के दो वो फेवरेट चैप्टर्स जहां से हर बार क्वेश्चन बनते हैं वो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑल्दो सारे इंपॉर्टेंट हैं बट जो दो मेजर है वो है मेटल, नॉन मेटल्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो अगेन आपको इनका हर एक टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी विल मूव टू फिजिक्स। फिजिक्स के जो 4 चैप्टर्स हैं चारों ही इंपॉर्टेंट हैं और इसके अंदर से जो 2 चैप्टर्स होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो होता है लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड नथिंग सरप्राइजिंग दैट बोर्ड इन्हीं 2 चैप्टर को पसंद करके बहुत सारे क्वेश्चन बनाता है, बिकॉज वो आपके साथ ट्रिक्स खेल सकता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको ह्यूमन आई, मैग्नेटिक इफेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपका एक्स्ट्रा फोकस जिन 2 चैप्टर पे जाना चाहिए वो होना चाहिए लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी के 2 थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं तो आप इजीली उनको कवर अप भी कर पाते हैं। चलिए
अब मैं बताऊंगी आपको कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस टाइम पे। गलती से भी डायरेक्टली एनसीईआरटी मत उठा लेना, आप नहीं समझ पाएंगे कि वो आपसे कन्वे करना क्या चाहती है। इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि सबसे पहले आप इस पॉइंट पर वन शॉट लेक्चर्स लगाएं, डिटेल लेक्चर्स भी ना लगाएं। उसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड करना स्टार्ट करें, बिकॉज वन शॉट के अंदर क्या होता है कि पूरे चैप्टर को जो क्रिस्प करके पढ़ाया जाता है उसमें क्वेश्चन भी आते हैं और एनसीईआरटी की डिटेलिंग भी आ जाती है। तो आपको तब जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने चैप्टर के ऊपर कमांड गेन कर लिया है। ये होने के बाद अगर आपने सेशन के स्टार्टिंग से नोट्स बनाए हैं तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, और अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीड कर ली है, हाईलाइट कर ली है, तो भी आपका काम बन जाएगा। घबराइए मत, एनसीईआरटी आपने सजाने के लिए नहीं ली है। एक अच्छा सा हाईलाइटर खरीदें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप हाईलाइट करते चले। ये आपके एंड टाइम पे जब एग्जाम क्लोज होगा तो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने हैं। और जब मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मेरा मतलब है इन टेक्स्ट प्लस बैक क्वेश्चन दोनों। हर एक क्वेश्चन आपको लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज जब आप ये लगा लेंगे और उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे जाएंगे पिछले 10 सालों के, जो कि आपको करने हैं, तो आप पाएंगे कि एनसीईआरटी को ही बार बार रिपीट करके दिया है। तो आपका काम पहले ही आसान करने के लिए क्या हो जाएगा, पहले बुक के क्वेश्चंस, फिर आप पीवाईक्यूज लगाएं। जब आप पीवाईक्यूज लगा के सैंपल क्वेश्चन पेपर पे आएंगे तो आप ये पाएंगे कि वापस से क्वेश्चन का रेपिटेशन हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट अप हो जाता है। राइट? अब आप बोलेंगे कि मैम हम सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है, पीवाईक्यूज का क्या पॉइंट है? बच्चों देखो, पिछले 10 साल के अंदर जो पीवाईक्यूज आए हैं उसके अंदर बोर्ड ने जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कम डाले हैं। वो रिसेंटली ही है ना, बोर्ड ने इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया है आपके पेपर्स में। तो अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो इसके थ्रू आप कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। राइट? इनफैक्ट मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि सीबीएसई की वेबसाइट पे जो है आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक पूरा लिस्ट मिल जाएगा, जो आप लगा के जाएं ताकि आपका जो है पूरा कमांड हो जाए उस चैप्टर के ऊपर। इसके बाद आपको हर चैप्टर के एक्टिविटी और जो येलो बॉक्स बने होते हैं उनके ऊपर प्रॉपर्ली एम्फसाइज करना है। बहुत बच्चे इसको भी ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं कि अरे कुछ नहीं बनता है यहाँ से, पहले चैप्टर कर ले तो ही बहुत बड़ी बात है। बट माइंड यू, जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है मेरी एनालिसिस के हिसाब से, वो सारे आपके येलो बॉक्स और एक्टिविटीज के थ्रू ही आते हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम से पहले। ठीक है? फाइनली मैं चलती हूँ माइंड मैप्स की तरफ। अब आइडियली ये आपको सेशन के स्टार्टिंग में बनाना चाहिए था, पर जस्ट इन केस अगर आपने नहीं भी बनाया है तो कोई बात नहीं। माइंड मैप अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्या करना है, एक पतली सी क्लासमेट की या जो भी आप नोटबुक आपके पास है उसको खरीद लें, और क्या करें आप उसके अंदर बायोलॉजी के लिए डायग्राम सारे एक जगह पे बना के रखें अपने हाथ से। एक बार आप बुक से देख के रफ में बनाएंगे, फिर आप अपनी इस नोटबुक में बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। फिर आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस को उस जगह पे लिख के रखेंगे। एंड तीसरा, आपको फिजिक्स के फॉर्मूला को लिख के रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी आपको याद करना है क्विकली, आपके दिमाग से कोई टर्म मिस होगा तो फटाफट से आप इस हैंडबुक को उठा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पूरे नोट्स को बार बार स्क्रॉल करना या फिर अपने एनसीईआरटी को बार बार खोल के देखना। तो माइंड मैप्स आर वेरी हेल्पफुल। इसको आप अभी से बनाना स्टार्ट करें, आपके पास सफिशिएंट टाइम है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इजीली इसको मेंटेन भी कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है उतना ही बच्चे इसको हल्के में लेते हैं, सोचते हैं अरे पढ़ाई कर ली बहुत है, रिवीजन क्या ही होता है, एनसीईआरटी देख लेंगे रिवीजन हो गया। बट जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे आपके ब्रेन में वो मेमोरी बन के स्टोर नहीं होगा और आप बार बार इन टॉपिक्स को भूलते चले जाएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू रिवाइज। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना हो सके केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और बायो के डायग्राम्स को बनाइए, और फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करते रहिए। मैं बोलूंगी टाइम स्टैम्प्स के साथ सॉल्व करिए, ताकि आपको पता लगे कि आप एक्चुअली में कितना देर ले रहे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फाइनली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है बच्चों वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कबाड़ा करके काम मत करिए, नीटली लिखिए, प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करिए। इनफैक्ट ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। सो इफ यू वांट दैट प्लीज लेट मी नो, क्योंकि आपको 95 से 100 की जो जर्नी पे लेके जाने वाला है वो आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी मैटर करता है। राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि जो स्ट्रैटेजी दी गई है उसको आज से ही इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करें। इट इज नेवर टू लेट, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक।